बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ये जी थर्ड लेक्चर है पीडा एक्ट का और इंशाअल्लाह इसमें हम देखेंगे कि शो काज नोटिस, इंक्वायरी ऑर्डर्स की किस तरह से इनके फॉर्मेट किस किस्म का होता है और फर्दर पीडा एक्ट के हवाले से हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मॉडल शो काज नोटिस है, इसको आप देख लें कि इस किस्म का शो काज नोटिस एक्यूज़ को जारी किया जाता है। इसमें सब्जेक्ट होता है शो काज नोटिस और वेयर एज द अंडरसाइन एज अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अंडर द पंजाब एम्प्लॉयज़ एफिशिएंसी डिसिप्लिन अकाउंटेबिलिटी एक्ट 2006 इन ड्यू कंसिडरेशन ऑफ द फैक्ट्स ऑफ दिस केस इज़ ऑफ द व्यू दैट और मिस्टर यहाँ पे उसका नाम आता है वाइल द पोस्टेड एज उसकी डेजिग्नेशन आती है ड्यूरिंग द पीरियड, किस पीरियड से किस पीरियड तक have committed the following irregularities and there are sufficient ground to proceed against you। ये 1 2 ये चार्जेस बाकायदा यहाँ पे बताए जाते हैं कि ये चार्जेस आप पर फ्रेम किए जा रहे हैं। मसलन यहाँ पर चार्जेस लगाए जाते हैं, ये जैसे आपको बताया जा रहा है कि ये चार्जेस यहाँ पे और यहाँ ये कर्सर से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। सेकंड में लिखते हैं कि वेयर एज अंडरसाइन इज़ ऑफ द ओपिनियन दैट इट इज़ नॉट नेसेसरी टू होल्ड एन इंक्वायरी इनटू द मैटर इन द व्यू ऑफ द प्रोविजंस कंटेन इन सेक्शन 5(1)(b) ऑफ द एक्ट above a bit it is therefore proposed to proceed against you under the section 7(b) read with the section 1A 5(1)(a) ऑफ द पंजाब एफिशिएंसी डिसिप्लिन एक्ट अकाउंट। इसमें बताया गया कि आपके खिलाफ इंक्वायरी हम नहीं लगा रहे क्योंकि फैक्ट्स एंड फिगर ये कहते हैं कि आपको डायरेक्ट शोकास किया जाए। नो देयरफॉर यू आर हेयर बाय कॉल्ड अपॉन द शोकास इन द राइटिंग विद इन 7 days और विद इन सच पीरियड एज मे बी एक्सटेंडेड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। 7 दिन के अंदर या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इसको एक्सटेंड कर देती किसी वजह से, जब आप उसके लिए अपील या रिक्वेस्ट करते हैं रिटर्न में और सॉलिड ग्राउंड्स के साथ। ऑफ द रिसिप्ट ऑफ दिस नोटिस एज टू वाई वन और द मोर ऑफ द पेनल्टीज एज प्रिस्क्राइब इन सेक्शन 4 ऑफ द पंजाब एम्प्लॉयज़ एफिशिएंसी डिसिप्लिन अकाउंटेबिलिटी। 4 में जो माइनर एंड मेजर पेनल्टीज़ हैं उसका भी जिक्र है, क्यों ना आपके ऊपर एक या एक से ज़्यादा पेनल्टीज़ लगा दी जाए अगर आप इसको नहीं करते। अगर आपका 4 में ये लिखा हुआ है कि अगर आपका रिप्लाई 7 दिन के अंदर नहीं मिलता तो ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि आपके पास अपने डिफेंस में कहने के लिए कुछ नहीं। इन केस यू डिज़ायर टू कंसल्ट एनी रिकॉर्ड ऑन विच फोरसेट, अगर आप किसी रिकॉर्ड के साथ कंसल्ट करना चाहते हैं रेलेवेंट तो आप डीआर से रब्ता कर सकते हैं, आप उसके लिए नेसेसरी अरेंज रिटर्न में दें और अंडरसाइन जो है वो आपको 3 दिन लेस दैन 7 days होता है कि आपको वो सारा का सारा रिकॉर्ड फ्राहम करेगा, सिग्नेचर्स के साथ दे दिया जाता है। ये शोकाज का मॉडल था। ये मॉडल जो है ये पर्सनल हेयरिंग का है। शोकाज के बाद फिर पर्सनल हेयरिंग 2 डायरेक्टली उस नाम पर भेज जाती है। सब्जेक्ट है पर्सनल हेयरिंग नोटिस अंडर सेक्शन 7D के तहत ये दिया जाता है। मॉरलेस उसकी वर्डिंग इसी तरह से होती है जैसे हमने इसको आप रीड आउट करेंगे तो बिल्कुल ऐसी है। इसमें जो सेकंड में लिखा हुआ है शोकाज नोटिस वाज सर्व्ड अपॉन you in the term of section 7B read with section 5(1)(a) of the act bit bearing number, यहाँ पे डेट जो पे शोकाज दिया गया था और रिटर्न रिप्लाई जो आपने इतने दिन में उसका सबमिट जो है रिटर्न रिप्लाई इतने दिन में आपने देना है। एंड वेयर एज यू रिप्लाई टू द सेट शोकाज नोटिस हैज़ बिन कंसिडर एंड इट हैज़ बिन डिटरमिन्ड दैट द फॉलोइंग चार्जेस चार्ज एज कंटेन इन द शोकाज नोटिस हैज़ हैव बिन प्रूव्ड अगेंस्ट यू। अब वो शोकाज की जवाब में जो उसने दिया था पर्सनल हेयरिंग में बता देंगे कि ये वाले जो चार्जेस हैं हमने उसको एग्जामिन करने के बाद ये चार्जेस आप पर प्रूव होते हैं। ये इसमें नंबर 1 2 लिखेंगे, फुली प्रूव्ड हैं या पार्शली प्रूव्ड हैं, ये भी साथ साथ में हम उसको बताएंगे। हैंस इट इज़ प्रपोज टू इम्पोज द फॉलोइंग प्लेंटी और प्लेंटीज अपॉन यू इन द टर्म ऑफ सेक्शन 4 ऑफ द एक्ट अबिट 1 2 3 हम क्लियरली यहाँ पे बता देंगे कि ये प्लेंटीज़ आप पर हम लगा रहे हैं, क्यों ना आप पर ये प्लेंटीज़ लगा दी जाए। यू आर अफोर्ड टू अपॉर्चुनिटी ऑफ पर्सन, आपको एक मौका दिया जाता है कि 7D सेक्शन के तहत आप डायरेक्टली जो है अथॉरिटी के सामने पेश हों और अगर कोई मज़ीद डिफेंस है आपका इस हवाले से तो आपको एक मौका और फराहम किया जा रहा है। मिस्टर यहाँ पे हेयरिंग ऑफिसर का नाम आएगा अपॉइंटेड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन केस अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इज सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब और अबाव ऑन डैश ऑफ दिस पर्पस। ठीक है जी, तो उनको हेयरिंग ऑफिसर लगाया गया है और आप उनसे ये सारी प्रोसीडिंग हेयरिंग की वो करेगा और उसके सामने पेश होंगे। ये अंडरस्टैंड एंड कॉम्पिटेंट अथॉरिटी।
एक्शन इन कन्विक्शन ऑफ प्ली बार्गेन सेक्शन 8 है ये, इसमें प्ली बार्गेन के बारे में बताया गया कि एम्प्लॉय प्री बार्गेन कर लेता है तो फिर उसके साथ क्या होगा। कन्विक्टेड बाय अ कोड ऑफ लॉ एंटर्ड इनटू प्ली बार्गेन, डिसमिसल फ्रॉम सर्विस है, dismiss charge of corruption or entering into plea bargain has been returned the assets or gain, dismiss है और convicted और charge other than the corruption अगर है तो proceed under section 7 के तहत हम उसे शोकास करेंगे। और एक्विटल फ्रॉम कोड है, इसका पहले भी जिक्र है लेकिन दोबारा से इसको कर रहे हैं कि ताकि ये ज़हनशीन हो जाए। प्रोसीड अंडर सेक्शन 9 के तहत हम उसे प्रोसीड करेंगे, वेयर द एक्विटल बाय द कोर्ट ऑफ लॉ एज अ रिजल्ट ऑफ द कंपाउंडिंग ऑफ एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड और अफेक्टिंग ह्यूमन बॉडी, तो उसे हम इस तरह से ट्रीट करेंगे अगर ये वो एक्शंस हैं जो प्ली बार्गेन सेक्शन 8 के तहत हम लेते हैं। प्रोसीडिंग वेयर इंक्वायरी इज नेसेसरी सेक्शन 9, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की जाती है इंक्वायरी ऑफिसर के हवाले से, यहाँ से कहानी का स्टार्ट होता है। इफ़ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी डिसाइडेड दैट इट इज़ नेसेसरी टू होल्ड एन इंक्वायरी, इट शल पास एन ऑर्डर ऑफ इंक्वायरी इन रिटन विच शल इंक्लूडेड, आपको एक इंक्वायरी आर्डर मिलेंगे बीइंग इंक्वायरी ऑफिसर, उसमें क्या होगा, अपॉइंटमेंट ऑफ एन इंक्वायरी ऑफिसर और एन इंक्वायरी कमेटी, IC इंक्वायरी कमेटी, इंक्वायरी ऑफिसर IO इंक्वायरी ऑफिसर। द ग्राउंड ऑफ प्रोसीडिंग क्लियरली स्पेसिफाई द चार्जेस बड़े क्लियरली आपको बताए जाएंगे। अपॉइंटमेंट ऑफ डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव बाय द डेजिग्नेशन, ये डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव भी बता दिया जाएगा उस इंक्वायरी ऑर्डर के अंदर कि ये डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव है। फर्दर इसके बारे में उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आगे जाके डिस्कस होंगी। डायरेक्शंस to the accused to submit written defense to the inquiry officer or inquiry committee within 7 days of date of receipt of the order or within extended period, तो इसमें ये भी ऑर्डर कर दिए जाएंगे एक्यूज़ड को कि वो 7 दिन के अंदर अपना डिफेंस पेश करे इंक्वायरी कमेटी या इंक्वायरी ऑफिसर के सामने या एक्सटेंडेड पीरियड अगर उसको कोई दिया गया है। मॉडल ऑर्डर ऑफ इंक्वायरी अंडर स्पीडा एक्ट 2006, इसके तहत ये मॉडल एक ऑर्डर है, इसको हम देख लेते हैं। वेयर एज अंडर साइन द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अंडर द पंजाब एम्प्लॉइज एफिशिएंसी डिसिप्लिन अकाउंटेबिलिटी एक्ट 2006 इज ऑफ द ओपिनियन दैट देयर आर सफिशिएंट ग्राउंड्स टू प्रोसीड अगेंस्ट यू मिस्टर, यहाँ पे उसका नाम आएगा, एंड डेजिग्नेशन ऑफ द एक्यूज अंडर सेक्शन 3 of the act of a bid on the charges inefficiency, misconduct, corruption and engagement in subversive activities. I therefore order initiate a disciplinary proceeding against the accused under the Punjab Employees Efficiency Discipline Act 2006. And whereas I consider that in the light of the fact of the case and in the interest of justice it necessary to hold inquiry, I therefore appointed, यहाँ पे इंक्वायरी ऑफिसर का नाम आएगा कि डेजिग्नेशन उनको अपॉइंट किया जा रहा है। अगर इंक्वायरी कमेटी है तो 1 2 3 उस हायरार्की के साथ लिखी जाएगी, मिस्टर डैश डैश एंड डैश जैसे भी होगा। टू प्रोसीड अगेंस्ट द एक्यूज इन टर्म ऑफ द सेक्शन 5 रीड विद सेक्शन 9 ऑफ द एक्ट एबिट एंड टू कंडक्ट इंक्वायरी इनटू द फॉलोइंग चार्जेस, यहाँ पर चार्जेस लिख दिए जाएंगे कि ये चार्जेस हैं जिसकी बुनियाद पर ये इंक्वायरी हो। द एक्यूज ऑफिशियल और officials is are directed to submit their written defense into the inquiry officer inquiry committee within 7 days of the date of receipt of the order with or extended period। तो ये जो इसके ऑर्डर्स की ये थोड़ी सी खदोखाल हैं। पीरियड एज may be determined by the competent authority if they fail to submit their written defense within the prescribed period, it shall be presumed that either he or they have no defense to offer or he or they have declined to offer the same as they have been accepted the charges। बड़ी सिंपल सी बात है, अगर वो नहीं दे सकता तो इस मतलब है कि उसके बाद या तो डिफेंस नहीं है या उस पर जो चार्जेस लगाए हैं उसने उसे कबूल कर लिया। मिस्टर नेम एंड डेजिग्नेशन अपॉइंटेड एज अ DR, यहाँ पर 4 पैराग्राफ में ये दिया जाता है कि DR कौन है। 91C के तहत रीड विद सेक्शन 12 ऑफ द एक्ट बिट in the case of accused official or official desires or desire to consult any record on which the aforesaid charges are based or is relevant to the aforesaid charges, they may do so with prior arrangement with the prior arrangement से मुराद है कि वो रिटर्न में डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव को लिखेगा। विद इन द 7 days जो बताया जाएगा, ये अथॉरिटी बताएगी कितने दिनों में आप रिकॉर्ड से कंसल्ट कर सकते हैं थ्रू डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव
रिक्वेस्ट के साथ साथ। इन इंक्वायरी ऑफिसर और इंक्वायरी कमेटी शल सबमिट हिज और रिपोर्ट और रिकमेंडेशन टू द अंडरसाइन विद इन 60 डेज। ये याद रखिएगा 60 डेज़ के अंदर अंदर हर इंक्वायरी ऑफिसर ने या इंक्वायरी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट को सबमिट करना होता है। प्रोसीडिंग बाय इंक्वायरी ऑफिसर और कमेटी सेक्शन 10 के तहत प्रोसीडिंग कैसे स्टार्ट करें। ऑन रिसिप्ट ऑफ द रिप्लाई ऑफ द एक्यूज्ड द इंक्वायरी ऑफिसर और कमेटी शैल इंक्वायर इनटू द चार्जेस। यहाँ से इंक्वायरी ऑफिसर या कमेटी का काम शुरू होता है कि वो एग्जामिन करेगी ऑरल डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस इन सपोर्ट of the charges in defense of the accused as may be considered necessary, and where any witness is produced by one party or the other party shall be entitled to cross-examine such witnesses। मतलब एक आप वो तमाम डॉक्यूमेंट्स जो कि इस इंक्वायरी या चार्जेस से फोकस, ये याद रखिएगा कि हमें बीइंग इंक्वायरी ऑफिसर या इंक्वायरी कमेटी मेंबर्स के तौर पर हमें बिल्कुल अपने चार्जेस को फोकस रखना है और उसके मतलब रेलेवेंट जितना भी रिकॉर्ड, जितने भी एविडेंसेस जो टेंजिबल हो, प्रेजेंटेबल हों, जो कि जिस पर अदालत में पेश किए जा सकते हों, वो सारे के सारे हमने उससे रेलेवेंट रिकॉर्ड को हमने इन रिटन में रखना है ताकि कहीं भी इसको प्रेजेंट किया जा सके। ज़ुबानी कलामी कोई बात भी नहीं होगी। Ex parte proceeding, if the accused failed to furnish his reply within the stipulated periods or extended period, तो फिर क्या होगा। इंक्वायरी ऑफिसर और इंक्वायरी कमेटी हैज़ अ केस मे शल हेयर द केस फ्रॉम डे टू डे बेसिस। अगर वो टाइम दिया जाता है तो वो नहीं करता, या जिस टाइम पर उसे बुलाया जाता है तो उसके साथ इंक्वायरी की प्रोसीडिंग नहीं होती, तो वो डे बाय डे भी उसे कर सकती है। ज़रूरी नहीं है कि वो किसी ख़ास पीरियड्स में करे। वेयर द अक्यूज इज़ हैम्परिंग और अटैम्प्ट टू हैम्परिंग द प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी, इंक्वायरी ऑफिसर शैल, अगर तो हैम्पर करता है, और बहुत से मौके में ऐसा होता है डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल होते हैं, मेडिकल बना लेते हैं और बहुत सी ऐसी बातें वो डिस्कशन में इंशाल्लाह आएंगी। लेकिन यह है तो वो क्या कर सकता है इंक्वायरी ऑफिसर, एडमिनिस्टर अ वार्निंग इफ़ देयर, वार्निंग लेटर से जारी कर सके। एक्यूज एक्टिंग disregards to the warning, then it shall be recorded as finding to the effect and proceed the complete the inquiry in such manner as may be deemed expedient in the interest of the justice। तो वो अपनी इंक्वायरी को जारी रखेगा और उन चीज़ों को बाईपास करेगा, उसको ज़रूर वार्न करेगा, उसे राय रास्त पे लाने की कोशिश करेगा, हक़ाइक़ तक पहुंचने की ज़रूर कोशिश करेगा, लेकिन जस्टिस के तकाज़ों को मद्देनज़र रखकर अपनी इंक्वायरी को कंप्लीट करेगा। इफ़ द एक्यूज एब्सेंट हिमसेल्फ फ्राम द इंक्वायरी और मेडिकल ग्राउंड ही शैल बी डीम्ड टू हैव हैम्पर्ड और अटैम्प्ट टू हैम्पर द प्रोसेस ऑफ द इंक्वायरी। फिर क्योंकि मेडिकल लीव applied for by him is sanction on the recommendation of the medical board से sanction ज़रूर होगी। ऐसे नहीं कि वो कहीं से बना के ले आया, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को भेजी जाएगी और ये डिस्क्रिशन है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की कि वो उसे 7 डेज़ तक जो है वो या रिकमेंडेशन की बिना विदाउट रिकमेंडेशन ऑफ मेडिकल बोर्ड 7 डेज़ की, और उसके बाद जैसे मेडिकल बोर्ड रिकमेंड करता है उसके मुताबिक उसे दी जा सकती है। द इंक्वायरी ऑफिसर और इंक्वायरी कमेटी शैल सबमिट रिपोर्ट कंटेनिंग, ये बहुत ज़रूरी बात है कि इंक्वायरी ऑफिसर या इंक्वायरी कमेटी जो है अपनी रिपोर्ट 60 डेज़ के अंदर अंदर बड़ी क्लियरली रिकमेंडेशन के साथ, कोई एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए, बड़ा क्लियर टू द पॉइंट, ये है 1+1 2, 2+2 4 की तरह वो पेश करेगा कि प्रूव्ड है या नॉट प्रूव्ड, एम्बिग्विटी पैदा नहीं करेगा। स्पेसिफाइड रिकमेंडेशन रिगार्डिंग एग्जोनरेशन और इम्पोजिशन ऑफ प्लेंटीज और प्लेंटी टू द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी विद इन 60 डेज, बड़े क्लियरली वो उसको रिपोर्ट करेगा। प्रोवाइड फर्दर दैट वेयर द इंक्वायरी कैन नॉट बी कम्प्लीटेड विद इन 60 डेज, अगर खुदा न खास्ता 60 डेज़ में कंप्लीट नहीं करते तो वो इन रिटर्न में जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से एक्सटेंशन मांगेंगे और उसकी रीज़न भी लॉजिकल रीज़न बताएंगे किस वजह से हमें ज़्यादा दिन लग गए हैं और दिन चाहिए। तो जस्टिस के तनाज़र में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी आपको एक्सटेंशन दे सकती है। द रिकमेंडेशन ऑफ द इंक्वायरी ऑफिसर और इंक्वायरी कमेटी एज द केस मे बी शल नॉट बी बाइंडिंग ऑन द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपने जो रिकमेंडेशन दी है तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है वो बाउंड है कि वो उसी तरह से उसे वो करेगी, वो कम ज़्यादा उसे कर सके। इंक्वायरी शल नॉट बी what vitiated merely on the grounds of a non-observance of the time schedule for the completion of inquiry। ये पॉइंट इस वाले से कि आप डिलेइंग टैक्टिक्स या किसी वजह से वो शेड्यूल टाइम जो है उसके
जो है वो नहीं करते तो इंक्वायरी से मुतासर होती है, तो आप उसको भी जहन में रखेंगे कि विद इन टाइम जो है वो आप उसे रखेंगे। इंशाल्लाह इस पर डिस्कशन होगी और बाकी बातें के लिए